हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। अपन जीरो से शुरुआत करेंगे। तो अपन आज का अपना पहला टॉपिक है भारत की संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का आशय क्या होता है, यानी प्रस्तावना कहते किसे? देखो, प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय। परिचय पत्र कह लो, उसका सारांश कह लो। तो अपने ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने संपूर्ण संविधान का क्या है? परिचय है, सारांश है। इसीलिए अपने एक संविधान नेता थे एन.के. पालकीवाल, उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना आई कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले विश्व में संविधान का निर्माण हुआ था अमेरिका में। तो सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ आई थी? अमेरिका संविधान में। उसके बाद अन्य देशों ने भी इसे अपनाया, उसमें भारत भी शामिल था। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले प्रस्तावना कौन लेके आया? तो अमेरिकी सरकार। सर्वप्रथम प्रस्तावना कौन लेके आया था? तो अमेरिकी संविधान। मतलब क्या होता है? आशय, इसे कह सकते हैं परिचय पत्र, सारांश। परिचय पत्र कह सकते हैं, सारांश कह सकते हैं इसको, भूमिका कह सकते हैं इसको। ओके, तो प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? परिचय पत्र है ये, सारांश अपने संविधान का, संविधान की भूमिका है। ओके, तो देखो, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया था? बनाया भी उन्होंने था और पेश भी उन्होंने किया था। उद्देश्य का प्रस्ताव क्या पेश किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में बदलकर भारत की प्रस्तावना बनाया गया। तो कई बार प्रश्न आता है कि प्रस्तावना इससे प्रेरित थे, तो अपनी उद्देश्य का प्रस्ताव इसने बनाया है तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती क्या है? सबसे पहली बात इसमें देखो, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कब बना रहे हैं? तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949। क्या कर रहे हैं? दिन प्रस्तावना को, संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, क्या है वो सब देखते हैं अपन। एक आगे एक चीज लिख लो कि एन.के. पालकीवाल, एन.के. पालकीवाल क्या बोले? संविधान का परिचय पत्र का है, क्या है? संविधान का परिचय पत्र। और इसमें राजस्थान के थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा है ये भविष्य पर है, क्या है? संविधान का भविष्य पर कौन है? तो प्रस्ताव। अब भविष्य पर को अपन और क्या कह सकते हैं? तो जन्म कुंडली, क्या कहते हैं? जन्म कुंडली। ओके, ये बात ध्यान रखना। अब अपन एक एक बात देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब देखते हैं प्रस्तावना के तत्व क्या है। देखो, प्रस्तावना के तत्व क्या है, ठीक है? जैसे कि अधिकार का स्रोत क्या है,
प्रकृति क्या है? एक मिनट, थोड़ा लाइट करो। अब देखो, प्रस्तावना में चार तत्व है, कितने तत्व है? चार तत्व। एक तो शक्ति का स्रोत बना, स्रोत आप सबको पता है। शुरुआत कहाँ से होगी? हम भारत के लोग, भारत को कौन, यानी कि भारत की जनता कौन है? भारत की जनता। अभी क्या कह सकते हैं अपन? लोग। कौन है शक्ति का स्रोत? कौन है? भारत की जनता है, लोग है। अब एक प्रकृति क्या है? मतलब संविधान की प्रकृति है, भारत की प्रकृति क्या है? भारत की प्रकृति उसमें लिखा है संविधान। हम भारत के लोग, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभु है। तो क्या है प्रकृति? भारत क्या है? संप्रभु है। दूसरा देखो, समाजवादी क्या है? फिर क्या है? मंत्र निरपेक्ष। फिर क्या है? गणराज्य। फिर क्या है? लोकतंत्र। फिर क्या है? भारत की प्रगति क्या है? लोकतंत्र है। पांचवा क्या है? गणराज्य। ओके, ये अब देखो आगे क्या है इसमें? संविधान का उद्देश्य की बात भी करता है प्रस्तावना। उद्देश्य क्या है? तो देखो उद्देश्य देखो क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किसकी बात करता है? न्याय की बात करता है। फिर क्या बात करता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। किसकी बात करता है? फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता की बात करता है। समानता नहीं, ध्यान रखना, समता है। उसके बाद क्या बात करता है? व्यक्ति, गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता। किसकी बात करता है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करता है। ओके, फिर देखिए प्रस्तावना में एक तारीख कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ओके, संविधान के प्रस्तावना में चार तत्व है। इसमें शक्ति का स्रोत क्या दे रखा है? भारत की जनता है, लोग। भारत की प्रकृति क्या है? संप्रभु है, समाजवादी है, निरपेक्ष, लोकतंत्र है, गणराज्य। उद्देश्य क्या है? संविधान का न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। और तारीख दे रखी है कि कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ओके, अपन प्रस्तावना कुछ मूल शब्द हैं, उनकी अपन बारीकी से बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभुता। इसकी बात करेंगे सर। संप्रभुता की देखो, संप्रभुता का अर्थ क्या है? कि भारत किसी देश के अधीन नहीं, ना ही डोमिनियन, यानी भारत अपने फैसले आंतरिक और बाहरी स्वयं करेगा, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है ना? भारत अपने बाहरी व आंतरिक निर्णय क्या करेगा? स्वयं करेगा। वह किसी अन्य देश के दबाव में नहीं, या डोमिनियन नहीं। ये तो भारत अपनी किसी देश की सीमा का अधिग्रहण भी कर सकता है, और भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे भी सकता है। ओके, समझ में आया? संप्रभुता। जब 1949 में राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता में
भारत में। इसके विपरीत राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता। तो लोगों ने कहा ये सदस्यता, अध्यक्षता नहीं सदस्यता दी। तो लोगों ने कहा कि भारत संघ वो नहीं है, भारत तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया है, भारत तो ब्रिटेन के अधीन हो गया है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत ने अपनी इच्छा के अनुसार राष्ट्रमंडल की सदस्यता दी और जब चाहे भारत इस सदस्यता को त्याग कर सकता है, यानी कि भारत एक क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। ओके, फिर बात में समाजवाद, इसकी बात करेंगे समाजवाद। पहली बात, मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था। इसे 42 अमेंडमेंट 1946 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। ओके, अब देखो समाजवाद में दो तरीका होता है। समाजवाद क्या होता है, तो एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, एक होता है साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, तो साम्यवादी समाज में क्या होता है, सरकारी प्लस निजी सभी क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है, सरकार निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण तो करती है, परंतु संपूर्ण नहीं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। इसे हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप भी कह सकते हैं। इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप, ठीक है। उसमें क्या है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद, समाजवाद का मिश्रण। क्या है, मिश्रण है, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है, कहने की जरूरत तो नहीं है ना, गांधीवाद। झुकाव किसकी तरफ है, गांधीवाद, गांधीवादी समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा है, गांधी से ज्यादा प्रस्तावना। ओके, फिर आगे क्या है, संप्रभु हो गया, समाजवाद हो गया। अब बात करते हैं अंतर्निरपेक्ष, इसकी बात नहीं, अंतर्निरपेक्ष। निरपेक्ष सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है। इसे भी कब जोड़ा गया था, तो 42 से संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा, 76 में जोड़ा गया था। अब देखो अंतर्निरपेक्ष का मतलब क्या है, ठीक है ना,
कि भारत किसी भी धर्म को नहीं अपनाता है, नहीं अपनाता है तथा भारत के लिए सभी धर्म एक समान है, एक समान है, ठीक है। इसीलिए भारत का कोई धर्म नहीं है, भारतीय संविधान में मतलब सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया गया है। क्या है? सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया गया है। अब सवाल आता है कि अभी हाल ही में कि राम मंदिर का निर्माण किया गया है, तो क्या सरकार ने किसी धर्म को विशेष समर्थन प्रदान किया गया था? तो नहीं, भारत ने अपने जो खर्च राजस्व है उसका खर्च राम मंदिर के निर्माण में नहीं किया गया, बल्कि दान के आधार पर एक उसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण कराया गया था। आपने देखा होगा लोगों को चंदा मांगते हुए हर घर में, उसी के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हुआ था। मतलब कि देखा जाए तो क्या है, एक धर्म यानी सभी धर्म समान रूप से, किसी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है भारत में। इसलिए क्या है, भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष। ओके, अब है लोकतंत्र। क्या है लोकतंत्र? अब आते हैं लोकतंत्र की। किसकी? लोकतंत्र। देखो, लोकतंत्र होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है ना? प्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलता है एग्जाम्पल? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना? इसके चार तत्व होते हैं, ठीक है ना? मतलब कि चार औजार है, चार तत्व है इसके। कौन कौन से चार तत्व है? तो देखिए, परिप्रेक्ष्य, पहल, एक तो है चिन्ह संग्रह, ठीक है, वापस मिलाना। ओके, जनता सीधे तौर पर कोई प्रतिनिधि का चुनाव करती है, ठीक है ना? उदाहरण है स्विट्जरलैंड के चार तत्व है, परिप्रेक्ष्य, पहल, वापस बुलाना, जनमत संग्रह। ओके, अप्रत्यक्ष, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि देखो, अपन इनको चुनाव, अपन किसको वोट देते हैं? एमएलए को, एमपी को। एमएलए क्या करता है? एमएलए चुनाव करता है मुख्यमंत्री का, ठीक है। उसी तरह अपन एमपी के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं अपन, तो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का। तो ये इतना कौन सा है? भारत का कौन सा है? अप्रत्यक्ष। कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो टाइप का होता है वापस, ठीक है ना? एक तो होता है राष्ट्रपति है, ठीक है ना?
राष्ट्रपति शासन, एक होता है संसदीय शासन। ओके, राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, यदि संसदीय शासन में दो प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन? एक तो राष्ट्रपति नाम मात्र के, वास्तविक प्रधानमंत्री। ओके, समझ में आया? तो भारत का कौन सा है लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन सा लोकतंत्र है? तो संसदीय शासन। कौन सा है? संसदीय शासन। याद रखिए। ओके, आगे चले। भैया आपको संसदीय शासन थोड़ा और आगे से बता रहा हूँ। एक मिनट, देखो संसदीय शासन, ये भारत में किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा अपनाया गया सबसे पहले, ठीक है। उसके भारत ने इसे अपनाया, भारत ने अपनाया सबसे पहले, किसने अपनाया? ब्रिटेन ने अपनाया, और फिर बाद में भारत ने अपनाया। इसमें क्या होगा? संसद, ठीक है, तीन होते हैं। देखो, एक किसमें होता है? लोकसभा, ठीक है ना, राज्यसभा, ठीक है ना, सदन होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। दो केंद्र में क्या होता है? तो केंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह राज्य में होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है? विधान सभा, एक होता है विधानमंडल, विधान सभा, विधान परिषद। ओके, इस टाइप का होता है। ओके, तो आगे चले अब बात करेंगे गणतंत्र, इसकी बात करेंगे। गणतंत्र, ओके, देखो गणतंत्र के दो टाइप का होता है। एक तो राजशाही, ठीक है ना, यानी वंशानुगत। एक होता है गणतंत्र, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं गणतंत्र, लोकतंत्र, राज्य व्यवस्था, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो राजशाही, एक होती है गणतंत्र, ठीक है ना। राजशाही का मतलब ये है कि कोई राजा या रानी वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके जाए तो कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। ओके, गणतंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। एग्जाम्पल, तो यूएस है और एक है अपना इंडिया, भारत। ओके, अब गणतंत्र को जो भारत में लिया गया, इसका दो मतलब है। एक तो क्या है? विशेषाधिकार की समाप्ति, यानी कोई भी वर्ग विशेष नहीं है, क्या है? ठीक है, विशेषाधिकार की समाप्ति। ठीक है, दूसरा, किसी वर्ग को सरकारी कार्यालय जाने की स्वतंत्रता, यानी कि रोक टोक नहीं होगी वहां पे। ओके, तो भारत का कौन सा है? गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि
चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में क्या है गणतंत्र, गणतंत्र का आशय क्या है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ओके, आगे क्या है, फिर बात करते हैं न्याय की। इसकी बात कर रखी है न्याय। न्याय देखो, न्याय 3 टाइप का रहता है। देखो, एक तो सामाजिक, ठीक है, ठीक है, एक आर्थिक, एक है राजनीतिक। ओके, देखो सामाजिक में अगर देखिए अपन, तो आपने आर्टिकल 15 पढ़ा होगा। आर्टिकल 15 इसमें लिखा है धर्म वंश जाति लिंग जन स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी व्यक्ति को धर्म वंश लिंग जाति जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। देखिए इसमें है तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में है, ठीक है, क्या है, किसी व्यक्ति को धर्म वंश आदि के आधार पर लोक प्रयोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या है, आर्थिक न्याय, ठीक है ना, यानी कि सभी को समान रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाएगा। आर्थिक लाभ प्राप्त, ठीक है ना। ये किसमें बात कर रहे हैं, तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के निधि विशुद्ध तत्व में इसकी बात करेंगे। राजनीति, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में वो राजनीतिक पद पर जाने हेतु स्वतंत्र, पद पर जाने हेतु स्वतंत्र, यानी कि कोई भी व्यक्ति एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग विशेष ही बात का प्रधान बन सकता है। ओके, अब आगे बात करेंगे समता की। इसकी बात करेंगे समता की। पहले बात करें ना स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ओके, स्वतंत्रता का आशय क्या है? देखो, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है ना। और प्रस्तावना में यदि स्वतंत्रता की बात करेंगे तो देखो विचार की, कि भारत के लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे अभिव्यक्ति की, तीसरी बात करेंगे किसकी? विश्वास की। चौथी बात करेंगे धर्म की। पांचवी बात करेंगे उपासना की। कितनी स्वतंत्रता है? 5। कितनी है? 5। क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 19 में दे रखी है, ठीक है ना। विश्वास, धर्म, उपासना की
ये देख लो 25, 26, 27, 28 के साथ साथ 29 और 30 मिनट दे रखी है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मन मर्जी का काम करें, नहीं। भारतीय संविधान में इसमें युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ओके, तो स्वतंत्रता की बात हुई है, तो देखिए स्वतंत्रता 5 है। इसकी विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, पहल की, उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हम आर्टिकल 19 में करेंगे आगे, और विश्वास, धर्म, उपासना की बात हम 25, 26, 27, 28, 29 और 30 में करेंगे। ओके, अब बात करेंगे अपन समता की, ठीक है ना। अब बात अपन करेंगे समता की। देखो समता, एक समता होता है, एक समानता होता है। अपनी प्रस्ताव में देखते हैं समता, तो समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, किसी वर्ग विशेष को, किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार की समाप्ति, विशेषाधिकार की क्या है, समाप्ति। और आगे एक चीज होकर रखिए, क्या है, बिना किसी भेदभाव को, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना, अवसर देना, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं भारतीय संविधान में, तो आपने अगर मूल अधिकार पढ़ेंगे तो देखा होगा आर्टिकल 14 में क्या है, विधि का शासन। क्या है, विधि का शासन, यानी कि भारत के सभी लोग विधि के अनुसार ही शासन करेंगे। ओके, विधि के अलावा उन्हें किसी भी रूप में दंड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध कर रखा है। क्या है, धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जन्मस्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। ओके, तो क्या कहते हैं, आर्टिकल 16 देखते हैं, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समानता, समता, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, अस्पष्टता का अंत। क्या है, अस्पष्टता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। ओके, तो ये समझा के बात होगी। वही आगे हम बात करें, ठीक है, आगे और बात करें, देखिए आर्टिकल 325, इसकी बात करें 325, इसके अनुसार क्या बनाई जाती है, मतदाता सूची। क्या बनाई जाती है, मतदाता सूची। इसमें भी धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। वही आगे आर्टिकल 336, 326, ठीक है ना। 326 में क्या है, लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव कैसे होगा, वयस्क में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, सार्वभौमिक
वयस्क मतदाता कितना है भारत में 18 साल के बाद 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा में मतदान दे सकता है। वह आगे से अपन 39 में यूपीएससी है, इसमें महिला पुरुष को क्या है आर्थिक समानता की बात करती है। किसकी बात की आर्थिक समानता। ओके, तो ये होगी संविधान की बात। ऐसा नहीं अपना बाद में आगे नहीं पढ़े पिक्चर में 8वीं 14 से कितना आसान नहीं, 8वीं 14 2 पेज का, 8वीं 15 3 पेज का होगा, 8वीं 16 क्रिमिनल का प्रावधान आ जाएगा, इंदिरा शाह विवाद आ जाएगा आगे 8वीं 16 में, ठीक है। 8वीं 17 में अस्पष्ट का अंत 1955 का नियम आ जाएगा, चेंज किया 1976 में नाम वो आ जाएगा, उपाधियों का अंत, ठीक है ना, पद्म भूषण पद्म विभूषण ये क्या है, उपाध्याय है या नहीं है, ये सब आ जाएगा। ओके, तो आगे चलेंगे अपना बंधुत्व की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बंधुत्व ठीक है। देख लेना कि हाँ क्षमता कितनी है प्रस्ताव में, तो 2 है। कितनी क्षमता है 2, एक अवसर की एक प्रतिष्ठा की। ओके, क्षमता कितने प्रकार के प्रस्ताव में 2 प्रकार की, एक अवसर की प्रतिष्ठा की, ये याद रखना। अब बात करते हैं बंधुत्व की। इसकी बात करेंगे बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है भाईचारा, सब साथ में मिलकर रहना, ठीक है ना। देखो बंधुत्व 2 प्रकार के, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कितनी है 3 बंधुता है, कितनी है, एक तो व्यक्ति की गरिमा, दूसरा क्या है राष्ट्र की एकता, थर्ड क्या है अखंडता, ठीक है। यानी कि ऐसी बंधुता रखना जिसमें लोग अपना जीवन गरिमामय रूप से प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। इसका उल्लेख है बंधुता का मूल करते हुए भी उल्लेख किया गया है। वहीं राष्ट्रीय एकता की बात करें, राष्ट्रीय एकता का बात करें तो भारत क्या है, ठीक है ना, क्या है एकता, यानी कि सभी लोग जाति अपने जाति धर्म अपने स्टेट सबसे ऊपर आके, इसके बाद मनोवैज्ञानिक भावना यानी कि राष्ट्रीय एकता को भारत होना चाहिए ना कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं महाराष्ट्र हूँ, नहीं, मैं क्या हूँ मध्य प्रदेश, मैं यूपी का हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मैं मणिपुर का हूँ, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। मैं कहाँ का हूँ, तो मैं भारत का हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भारतीय हूँ। और इसके लिए मैं हमेशा प्रगति करता रहूँगा। जब ये सोच आ जाएगी ना तो भारत कई गुना आगे निकल जाएगा। अखंडता यानी कि भारत में ऐसी बंधुता स्थापित करनी चाहिए कि भारत का कभी विभाजन न हो पाए, अखंड रहे भारत, जैसा आज है जैसा कल रहे, अपने जो बच्चे बच्ची अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही भारत देखता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरह जो विभाजन हो जाए 1971 की तरह, भारत क्या होना चाहिए अखंड, जैसा कल था वैसा आज है और ऐसा ही कल भी रहना चाहिए। ओके, आगे चले। अब देखो कुछ बात है, ठीक है ना, जैसे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किसकी बात करें, हाँ एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किसकी लिया गया, जो ऋषि क्रांति हुई थी ना उस टाइम वहां से लिया गया, वहां का नारा था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। कहाँ से लिया गया है, तो ऋषि क्रांति से। कहाँ से लिया गया है, ऋषि क्रांति से। कब हुई थी
1917। ओके, फिर बात करें अपन स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये किसे लिया गया? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस की क्रांति ये हुई थी 1789 से 1799 तक। ओके, याद रखोगे आप। ओके, अब देखते हैं कि किसने क्या कहा है, जैसे मैंने बता दिया है आपको। ओके, अब बात करते हैं संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्वेश्चन आता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ओके, देखो क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। एक हुआ था बेलूवाड़ी वाद। कौन सा हुआ था? बेलूवाड़ी वाद। ये हुआ था 1960 में। ठीक है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि संविधान में संविधान की प्रस्तावना है और संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाद में देखिए फैसले को बदला किसने? तो है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ये हुआ था 1973। इसमें 13 जजों की एक पीढ़ी जो कि अभी तक की सबसे बड़ी पीढ़ी। इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग है। ओके ओके, अब एक बात और आती है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन, हाँ, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में एक बार संशोधन हुआ था, वो हुआ था 42 का संविधान संशोधन 1976। 42 अमेंडमेंट 1976 में संशोधन हुआ था, जिसमें क्या बदला गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जो मैं आपको बता चुका हूँ। जल्दी कमेंट करो फटाफट। ठीक है, क्या जोड़े? 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, तीसरा क्या है? अखंडता। सुन,
बंधुत्व क्या जोड़ेंगे, बंधुत्व कब जोड़ेंगे, तो 1976 में, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो सकता है, हाँ आंसर क्या आएगा, हाँ प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है। कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार हुआ, कब हुआ था, 42 बार। कौन सा हुआ था, 42 बार हुआ था। ओके, अब तो तारीख तो क्वेश्चन आता है कि देखो एक बार अपन साथ पढ़ लेते हैं, मैं कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, वो देखता हूँ, नोट डाल के लिखिए ना। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया, कितनी बार, 2 बार का उल्लेख। ओके, अपनाया कब किया था प्रस्तावना को, ये अपनाया था 26 नवंबर 1950 को। ओके, वो इसी दिन क्या है, संविधान दिवस भी। ओके, क्या किया गया था, प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, कानून बनाया गया, अधिनियमित, और क्या किया था, आत्मा अर्पित किया गया था, आत्मा अर्पित। ओके, उसके बाद और देख लो, एक है अर्नेस्ट बाकर, क्या नाम है, अर्नेस्ट बाकर। इसने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है, क्या कहा है, कुंजी नोट का, ठीक है, किसने कहा है, तो अर्नेस्ट बाकर ने। ओके, तो ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ, पहला टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो अपन रेगुलरली क्लासें देंगे। ठीक है, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।